रावलपिंडी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जनरल हेडक्वार्टर्स में 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में मुनक्किद हुई। और इस अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहां मुल्क की खारजी और दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया गया, वहां एक मरतबा फिर तरकीब इस्तेमाल हुई बुनियाने मरसूस की। और इसका जिक्र एक उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि गुज़श्ता बरस मई के महीने में पाकिस्तान ने भारत की जारियत के जवाब में जब भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसको नाम दिया बुनियाने मरसूस का, जिसके तहत भारत में मौजूद भारतीय मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। बुनियाने मरसूस एक अरबी तरकीब है जो कुरान मजीद में सूरह सफ में इस्तेमाल हुई। जब इस हवाले से कुछ मजीद तहकीकात की आपके इस मजदूर सहाफी ने, तो कुछ इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात इस हवाले से सामने आए कि पाकिस्तान में कैसे और क्यों कर इस तरकीब का पहली बार इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम ये समझ रहे थे कि शायद किसी भी हालत जंग में पाकिस्तान की जानिब से तरकीब या लफ्ज बुनियाने मरसूस का इस्तेमाल पहली मरतबा इस दौर के अंदर हुआ। पहली मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के इस दौर के अंदर हुआ, जब जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने उस वक्त जब ये खबर सुनी कि आर्मी चीफ ने नमाज फजर के बाद आयत पढ़ी और ऑपरेशन बुनियाने मरसूस का आगाज किया। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद गुज़श्ता बरस कुरान पाक की सूरह सफ की तलावत की और भारत के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पलाई हुई दीवार है। बुनियाने मरसूस का मतलब सीसा पलाई आहनी दीवार है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के तहत भारत पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में भारत के अदमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्राह्मोस स्टोरेज को तबाह किया गया और भारत के 70% बिजली के ग्रिड जो है वो नाकारा बनाए गए। लेकिन इस हवाले से हमारे पास कुछ इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो कि हमें ये बताते हैं बुनियाने मरसूस से मुताल्लिक ऐसी खुफिया दस्तावेजात के जब पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई और उस साजिश के बाद पहली बार यह लफ्ज जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों की जानिब से सामने आया। ये यकीनन किसी दिलचस्पी से खाली नहीं। ये होलनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प इंकशाफात जब हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम आपको लेकर चलेंगे जनाब उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब जो कि आज मुनक्किद हुई रावलपिंडी में, और जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान DGISPR की जानिब से बयान जारी किया गया कि दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे तक मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार जो है वो बरकरार रखी जाएगी। और इस अज़म का इजहार इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया कि दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेजी से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक्किद की जा रही थी कि जब इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर भी, खुलेआम भी, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी, इसके साथ साथ जो उनके जो पार्टी रहनुमा हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर जो पाबंदी है वो इस हुकूमत की जानिब से नहीं लगी हुई बल्कि मुख्तदर हलकों की जानिब से लगाई गई है। और इन तमाम तर चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंचे। इमरान खान साहब खुद भी ये बात कर चुके हैं कि जो भी मामलात हैं अडयाला जेल के अंदर वो तमाम तर वहां पर एक कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं जो कि बराह रास्त अदायात जो हैं बकौल इमरान खान साहब की बहनों के वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से लेते हैं। इसके ऊपर मजीद रोशनी डालते हैं। लेकिन आज जब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब मुनक्किद हुई तो इसमें जो है वो मुसल्लह अफवाज के वो बहादुर सिपाही जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया और साथ साथ शहरी उनको खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अफगान तालिबान रजीम हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। यह गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। फोरम में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इन बेबुनियाद इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है और वाज़ेह करता है कि हमारी दफाई कार्रवाइयां सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और मामन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ के ऊपर मबनी है। और इसके साथ साथ फोरम ने यह भी वाज़ेह किया कि इस वक्त जो जियो पोलिटिकल पेशरफ्त है इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। इलाके में कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। इस बात का यादा किया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बामी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अगला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की, इसे एक अहम संगे मील करार दिया।
और उन्होंने कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमांगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियाने मरसूस की मानद यकजा खड़ी है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो बयान जारी हुआ वो जिस जगह पर खत्म हो रहा है आखिरी जुमले पर, उस आखिरी जुमले में एक बार फिर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम की हमांगी है या जो पाकिस्तानी हवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान है, वो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियाने मरसूस की मानद यकजक खड़ी हैं। बैरूनी चैलेंज तो हमें पता है किसका है, भारत का है, अफगानिस्तान का है, दीगर ममालिक का है। अंदरूनी चैलेंजेस से क्या मुराद है, इसके ऊपर आप भी यकीनी तौर पर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से थोड़ी रिसर्च की तो इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने आए, जो किसी सूरत आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होंगे। आपको पता है कि हमारी इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत पुरानी पुरानी दस्तावेजात मौजूद हैं। मेरे हाथ में जनाब इस वक्त उर्दू डाइजेस्ट है, माहनामा उर्दू डाइजेस्ट फरवरी 1972। मैं थोड़ा सा करीब करके भी आपको दिखा देता हूं। यह फरवरी 1972 का माहनामा उर्दू डाइजेस्ट है और इसके अंदर एक इश्तिहार छपा हुआ है। यह इश्तिहार है मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यह इश्तिहार है। इसको जरा आप गौर से देखें। ये उर्दू डाइजेस्ट में जो ही आप इसका टाइटल जो है वो पहला वर्ग इसका पलटते हैं, पहले ही सफ़े के टाइटल जो ही पलटते हैं पहले ही सफ़े के ऊपर ये इश्तिहार है। इसे ज़रा गौर से देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा, वक्त ये है कि जनाब ये दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बज़ाहिर शिकस्त ही का सामना करना पड़ा, मशरकी पाकिस्तान टूट गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। इसे सकूते ढाका कहा जाता है, सकूते मशरकी पाकिस्तान कहा जाता है। इसकी वजूहात में हम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। इमरान खान साहब भी बार बार हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आपको पढ़ने का जिक्र भी करते हैं। इमरान खान साहब बार बार जनरल जिया खान साहब का भी जिक्र करते हैं और फिर मौजूदा रजीम के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी इमरान खान साहब ड्रा करते हैं। और फिर इमरान खान साहब ये भी बताते हैं कि ये तारीखी हकायक हैं कि जनरल जिया खान ने इलेक्शन करवाए, उन इलेक्शन के नतीजे में शेख मुजीब की पार्टी जो है उससे अक्सरियत मिली, लेकिन अक्सरियत के हवाले ये मुल्क नहीं किया गया, मैंडेट वालों के हवाले नहीं किया गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मिलकर जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे में फिर क्या हुआ वो एक पूरी तारीख है। ना सिर्फ वहां पर पाकिस्तानी अफवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा, शेख मुजीब साहब ने तहरीक चलाई, मशरकी पाकिस्तान जो कि कभी पाकिस्तान बनाने वालों का हारावल दस्ता था, वो इस पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। वजूहात तो उसकी खासी गहरी हैं। फील्ड मार्शल जो है वो अयूब खान साहब के दौर तक जाती हैं, उससे पहले तक जाती हैं क्या कुछ हुआ, लेकिन किस तरह से इन वाकयात को आगे बढ़ाया जाता रहा, कैसे ये तमाम तर वाकयात जो है वो महमेज होते चले गए, कैसे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ ने कैटलिस्ट का किरदार अदा किया और बिल आखिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और उसके बाद फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी सामने आई। इमरान खान साहब गुज़श्ता कई बरस से बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा रजीम का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रजीम है जिसमें पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात, जिसको जो मैंडेट मिला 8 फरवरी 2024 को, वो कबूल नहीं किया गया। आज भी उस दौर में अगर पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया या वो इस्तेमाल हुई या अपने इक़्तिदार के लिए आगे आई, पाकिस्तान को तोड़ दिया। आज फिर इसी किस्म की सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो दो दीगर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, जिन्हें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो जनाब इस वक्त फार्म 47 की जाली हुकूमत के ऊपर काबिज हैं। अच्छा, बात जरा लंबी होगी, मैं दोबारा आपको यह इश्तिहार दिखाता हूं। यह इश्तिहार फरवरी 1972 में छपा और इस इश्तिहार में पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी इदारे की जानिब से बुनियाने मरसूस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मैं अगर आपको बताऊं 1965 की जंग के बाद जिस किस्म के इश्तिहारात उस दौर के अखबारात के अंदर छपे, मैं कभी आपको उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा और इस वक्त भी जो इश्तिहारात छप रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। दोनों के दरमियान आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, कहा क्या जा रहा है, पाकिस्तान को उस जंग में, अब पूरी दुनिया ये बात करती है, हमें भी ये बात तस्लीम करनी चाहिए, शिकस्त माननी चाहिए, चाहे इसके अंदर अपनों की बेवफाइयां थी, अपने कसूर थे, क्या कुछ था, वजूहात कोई भी हो, लेकिन शिकस्त तो थी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान टूट गया, एक नया मुल्क वहां पर बन गया मशरकी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के 90 वहां पर पाकिस्तान के जो कमांडर थे उन्होंने बाकायदा तौर पर हथियार डाले, वो सारी फुटेज बनी, रिकॉर्ड हुई, 90,000 फौजी कैद हो गए और दुनिया ने यह बात की इस पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से कि वो फौज जो कि 1965 की सितंबर 1965 की जंग में जिसने भारत के खिलाफ एक अजीम फतह हासिल की थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ 6 बरसों के अंदर कि वो उसी भारत के मुकाबले में शिकस्त खा गई। उसकी वजूहत ये थी कि आप अपनी कौम से नहीं लड़ सकते, अगर आप कौम के मैंडेट के खिलाफ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर यही होगा, आप अपने से जो
جو آپ کا جو کمزرف دشمن ہے آپ اس کے مقابلے میں بھی خدا نخواستہ شکست کھا جاتے ہیں اگر قوم آپ کے ساتھ نہ ہو. مشرقی پاکستان کا یہ سبق تھا اور مشرقی پاکستان والوں کا کیونکہ مینڈیٹ ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. اس کے بعد اشتہار کیا چھپتا ہے, یہ مصنوعی شکست جو سازش سے ہم پر تھوپی گئی ہے, ہم اس شکست کو قبول نہیں کرتے. ہم اس شکست کے سامنے اپنے جذبات عالی کے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ہم اپنے ایمانوں اور دلوں کے محاذ ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہمارا جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا. جنگ بندی اور فائر بندی کے باوجود ہم باطل سے نبرد آزما رہیں گے. جاریت کے خلاف ظلم کے باوجود ہم باطل سے نبرد آزما رہیں گے. جاریت کے خلاف, ظلم کے خلاف, عالمی فتنہ گروں کے خلاف, توسیع پسند سامراجیوں کے خلاف اور خود اپنی اخلاقی پستیوں, سماجی خرابیوں اور سیاسی اور سماجی مظالم کے خلاف ہم پھر اٹھیں گے. نئی قوت سے اٹھیں گے, بار بار اٹھیں گے. تمام سیاسی, فرقہ وارانہ, طبقاتی اور علاقائی اختلافات کو ختم کر کے, یہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تمام سیاسی, فرقہ وارانہ, طبقاتی اور علاقائی اختلافات کو ختم کر کے, اور آگے چل کر یہ جو نکات ہیں ان میں سے آخری نقطہ جسے میں نے گرین جو ہے وہ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہے, اسے آپ غور سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے اسلامی اخوت کی سچی اسپرٹ کے ساتھ بنیان مرصوص بن کے, یعنی اس وقت بھی یہ بنیان مرصوص کا لفظ پہلی مرتبہ پاکستان کے ایک ادارے مسلم انشورنس کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے یہ جو لفظ ہے یہ 1972 میں اس وقت استعمال کیا گیا پاکستانی افواج کے حق میں, حالت جنگ میں, پاکستانی قوم کے حق میں. 19 دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. آگے چل کر یہ اشتہار کہتا ہے تاکہ مشرقی پاکستان کا بچہ